अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? ये मार्कर गिर रहा है हमारे हाथों से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के दो पोर्शन समझ लें। एक जो यहाँ तक पूरा हुआ जिसमें हम ओवरऑल एटम को फोकस कर रहे थे। अब इससे आगे सारा जो पोर्शन है वो फोकस करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? बोहर ने, रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में, जिन्हें कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर किसी शेल की अपनी एनर्जी होती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इसकी हम वो बोहर वाली डेफिनेशन बनाएंगे कि द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमे, उसे क्या कहा जाएगा? इज नोन एज शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। उसे कहेंगे शेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे या उसे कहेंगे हम एनर्जी लेवल। शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखें, अगर शेल्स या एनर्जी लेवल्स को देखा जाए तो ये हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये 7 है, 4, 5, 6, 7। These are 7 shells, ठीक है। ये हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, 5, 6, 7, ठीक है। और इनको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है इनको क्या? K, L, M, N, O, P, Q, ठीक है। ये शेल्स हो गए। अब इन शेल्स में हमें पता है कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। These shell contains इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर रखने चाहिए या इधर रखने चाहिए या सारे बाहर वालों शेल्स में रखने चाहिए? तो इसके लिए एक फार्मूला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल is given by, number of electrons in any shell is given by, फॉर्मूला क्या है? 2n square। फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर। यहां जो 2 है, 2 तो स्क्वायर है, ये जो n है, दिस n इज नंबर ऑफ शेल। ये n क्या है? नंबर ऑफ शेल है, राइट। अब इस नंबर ऑफ शेल में अगर हमारे से कोई पूछे कि भाई k में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि k कौन सा शेल है। k है पहला शेल, तो फार्मूला 2n स्क्वायर, n की जगह 1 का स्क्वायर आपको पता है वही आएगा, ठीक है। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, हमारे से कोई पूछे कि भाई L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो L शेल हम देखें कौन सा है। L इज इक्वल टू सेकेंड शेल, तो 2, n की जगह क्या आएगा? 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। तो दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 8 आएंगे, इसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 8 आएंगे। 8 से कम आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर हम देखें KL M, देखें हम M में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो M तीसरा शेल है, ठीक है। तो फार्मूला होगा 2n स्क्वायर
तो 2 3 का स्क्वायर 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे से कोई पूछे कि भाई n शेल में कितने आएंगे, तो n कौन सा शेल है? n इज इक्वल टू 4th शेल। तो 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे 5 में कितने आएंगे, 6 में कितने आएंगे, 7 में कितने आएंगे, 8 में कितने आएंगे? तो आप इसको, होमवर्क है ये आपका, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें, ठीक है? नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फर्दर। अब ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस वजह से हम इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स। और यहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक शेल से ट्रांजिशन करेगा दूसरे शेल के अंदर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विल गिव ट्रांजिशन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल एंड इट गिव्स एनर्जी। तो उस एनर्जी से हमें क्या मिलेंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? तो मींस transition of electron between shells gives a spectral line, gives an spectral line, एक spectral line देगा हमें, ठीक है? अगर उस spectral line को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा, ध्यान से सुनना, बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है भाई? ये शेल्स हैं, हर शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ट्रांजिशन होगी, तो हमें कोई ना कोई स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, ठीक है? जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को क्लोजली देखा गया तो इस स्पेक्ट्रल लाइन में भी हमें और छोटी छोटी लाइंस मिली। मीन्स व्हेन वी फोकस, जैसे मिसाल के तौर पे दूर से आप ये देखेंगे तो दूर से ये एक ही लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लोज जाते जाएंगे तो पता लगेगा ये एक नहीं 4 है। फिर गौर करेंगे एक पे, फिर लगेगा कि इसमें ये पार्ट्स बने हुए हैं। तो सेम केस, जैसे ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को गौर से देखेंगे तो इन लाइंस के अंदर भी लाइंस होंगी, ठीक है? फाइन लाइंस। तो यहां से पता चला कि शेल्स के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी एनर्जी सेम नहीं है, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, क्योंकि एवरी स्पेक्ट्रल लाइन गिव्स अ सिंगल एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी चेंज बिटवीन द टू शेल्स। अगर उन ट्रांजिशन को, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने गौर से देखा तो हमें पता चला कि इस लाइन के अंदर भी बहुत सारी लाइंस हैं, इस लाइन के अंदर भी बहुत सारी लाइंस हैं। तो वी कैन से दैट देयर आर फाइन लाइंस विद इन दीज स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हाट डज दीज लाइंस शोज? के शेल्स के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी चेंज है। तो फिर इनको नाम दिया गया सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है? या इनको नाम दिया गया किसका? ऑर्बिट्स का, या इनको नाम किसका दिया गया? सब शेल्स का, ठीक है? सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है? तो दीज स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन, these lines found to contain fine lines, ठीक है? that is singulate, doublates एंड सो ऑन। मीन्स एक लाइन थी, उसके अंदर 2 लाइन्स थी, 3 लाइन्स थी एंड सो ऑन। तो यहां से किसकी एविडेंस मिलती है? दिस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ
सब शेल्स और सब ऑर्बिट्स और सब एनर्जी लेवल्स, सब शेल्स, सब ऑर्बिट्स और सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जब ये नोटिस किया गया तो अल्कली मेटल के स्पेक्ट्रा को देखा गया। अल्कली मेटल्स स्पेक्ट्रा वर स्टडीड, उसकी लाइंस को देखा गया तो वहां से साइंसदानों को एक 4 किस्म के लाइंस मिली, फाइन लाइंस मिली, मींस लाइंस के अंदर लाइंस। ठीक है, तो उसमें उन्होंने नाम दिया, उनको सब शेल्स का नाम दिया और वो सब शेल्स को जाहिर किया गया एस। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। ठीक है, ये क्या हैं? ये हैं सब शेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, कितने सब शेल्स हैं? 4। कौन से? शार्प, प्रिंसिपल, ठीक है, डिफ्यूज, फंडामेंटल। और जाहिर सी बात है इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, हर किसी में 4-4 का गैप है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां से आप ये देखें, जो शेल होगा उसमें उतने सब शेल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। अगर कोई पहला शेल है, ठीक है, तो पहला शेल कौन सा है? एस। तो पहला शेल है के, तो के के अंदर कितने शेल्स होंगे? सब शेल्स होंगे? सिर्फ एक, एस। ठीक है, अगर आप दूसरा शेल देखो तो दूसरा शेल कौन सा है? के एल। एल का नंबर है दूसरा, तो उसमें कितने सब शेल्स होंगे? 2 सब शेल्स होंगे, एक एस होगा, एक पी होगा। आप इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भी जस्टिफाई कर सकते हो। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? के में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, और के के अंदर एस है तो एस में भी कितने आएंगे? सिर्फ 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8, तो एल में है एस, एस में कितने आएंगे? 2। पी में कितने आते हैं? 6, तो देखो टोटल वही हो गया 8। एल के बाद क्या है? के एल एम, तीसरा शेल, तो तीसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 3। कौन से? एस, पी, डी। तो एम में हमने स्टडी किया था कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एम में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18, तो एस में कितने जाएंगे? 2, पी में कितने जाएंगे? 6, डी में 10, तो 18 हो गए। चौथा शेल कौन सा? के एल एम एन। एन में एस, पी, डी, एफ, और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? हमने पढ़े हैं एम में कितने आएंगे? एम एन 32, तो 32 की डिवीजन करो, एस में कितने चले गए? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितने? 14। ठीक है, तो अब आगे यहां तक ये वैलिड है। आगे अगर हम कहें कि के एल एम एन ओ में हम कहें 5वां शेल, तो 5 सब शेल्स होंगे, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है कि जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यहीं पे कहानी रोक दी जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? तो पहले शेल में सब शेल कौन सा होता है? सिर्फ एस। दूसरे शेल में सब शेल कौन सा होता है? एस और पी। तीसरे शेल में सब शेल कौन सा होता है? एस, पी, डी। तो यहां पे एक सिंपल सा सवाल अगर मैं लिख लूं कि ठीक है, सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन हो सपोज
हाँ जी, कौन सा पॉसिबल नहीं है? 1 पहले शेल में एक सब शेल होता है 1s, दूसरे में 2 सब शेल्स होते हैं s और p, तीसरे में 3 होते हैं s p d f, फिर पहले में 1d, क्या 1d है? नहीं, 1d नहीं है, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। यहां से हमने जब देखा लाइंस में, स्पेक्ट्रल लाइंस में है तो हमें फाइन लाइंस मिली, उन लाइंस को भी अगर गौर करेंगे तो वो लाइंस हमें फिर कुछ और लाइंस दिखाएंगी जिन्हें कहेंगे हम हाइपर फाइन लाइंस, ठीक है। और यही बेस बना के सेकंड की डेफिनेशन की गई है, आपने पढ़ी होगी फंडामेंटल यूनिट्स में, सेकंड में हम लफ्ज यूज करते हैं हाइपर फाइन लेवल्स, लेवल्स शेल्स, फाइन लेवल्स सब शेल्स। हाइपर फाइन लेवल्स क्या हैं वो? तो हाइपर फाइन लेवल से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है किसका? हमें कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है, वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब भाई शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स। हम क्या कर रहे हैं? वी वर देयर टू ट्रेस द इलेक्ट्रॉन, हम वहां पे थे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां है। ये ऐसे ही है जैसे हमें किसी की इंफॉर्मेशन मिले कि भाई एक बंदा रहता है हैदराबाद में, ठीक है, तो ये एक रीजन का नाम हो गया, ठीक है, ये समझ लें हो गया शेल। या यूं समझ लें कि अगर किसी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो पहले हमें उसका पता चलेगा टाउन का, कि वो कौन से टाउन में रहता है, ठीक है, तो टाउन समझ लो हो गया शेल। फिर हमने दूसरे बंदे को कहा कि भाई वो फलां स्ट्रीट में रहता है, तो ये हो गया समझ लो सब शेल। तीसरे बंदे को हमने एड्रेस दी कि भाई वो टाउन का भी पता है उसको, स्ट्रीट का भी पता है। तीसरे को हमने कहा कि उसका हाउस नंबर है 420 420। तो अब पहले बंदे के पास इंफॉर्मेशन थी किसकी? टाउन की, तो उसके लिए उसके हिसाब से वो बंदा कहां हो सकता है? पूरे टाउन में। दूसरे को हमने इंफॉर्मेशन दी कि भाई टाउन तो है, लेकिन टाउन के साथ आपके पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ही लिव्स इन स्ट्रीट नंबर 3। तो अब उसने टाउन के बाद वो रिड्यूस होके कहां गया? स्ट्रीट में। अब वो उसको स्ट्रीट में ढूंढेगा। फिर तीसरे को हमने कहा कि भाई टाउन, स्ट्रीट और हाउस नंबर 420। तो अब वो डायरेक्ट जाके दरवाजा खटखटाएगा, नॉक नॉक, ठीक है। तो यहां से पता चला कि तीनों में से ज्यादा आसानी से लोकेट कौन करेगा? वो करेगा जिसके पास हाउस की एड्रेस हो, ठीक है। जैसे अगर कोई इंसान हैदराबाद में रहता है, ठीक है, और हैदराबाद के वो इलाका किसी सपोज कासमाबाद में रहता है या लतीफाबाद में रहता है, ठीक है, तो अगर कोई लतीफाबाद में रहता है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो हैदराबाद में नहीं रहता? हाँ जी, हैदराबाद में रहता है। सेम केस लतीफाबाद के वो मकान नंबर फलां में रहता है किसी स्ट्रीट में, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो सिर्फ स्ट्रीट में रहता है, उसकी वो रेजिडेंस शहर नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। या यूं कह लें कि हाँ कोई बंदा अमेरिका में रहता है, ठीक है, फिर अमेरिका में वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो अगर वो न्यूयॉर्क में रहता है तो क्या इसका मतलब वो अमेरिका में नहीं रहता? हाँ जी, अमेरिका में रहता है। तो सेम केस इलेक्ट्रॉन शेल में भी रहता है, वही इलेक्ट्रॉन सब शेल में भी रहता है, वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भी रहता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऑर्बिटल में उसकी प्रेजेंस के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो यहीं से डेफिनेशन बनती है ऑर्बिटल की, क्या? कि द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
आर मैक्सिमम, क्या कहेंगे हम उसे, ऑर्बिटल्स। वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस ज्यादा हों तो उस रीजन को क्या कहा जाएगा, ऑर्बिटल्स। और स्क्रॉडिंगर ने इसके ऊपर काम किया था और इसने एक प्रोबेबिलिटी का वेव फंक्शन भी दिया था, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं और एक ऑर्बिटल में an orbital contains two electrons with opposite spins। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, और उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट। मींस इसके बाद आप ऑर्बिटल को इमेजिन करो एक बॉक्स और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विद अपोजिट स्पिन, एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एक ही जैसी होती है, तो उन्हें कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये डेफिनेशन आई हुई है कि ऑर्बिटल्स हैविंग same energy are called degenerate orbitals। Orbitals having same energy are called degenerate orbitals, ठीक है। सेम एनर्जी हो तो उन्हें क्या कहेंगे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। अब दोबारा यहां आ जाए, हमने कहा कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, बताओ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6, तो 6 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10, आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 2, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे यहां, 5 ऑर्बिटल्स। f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14, तो f में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां से आपसे पूछा जाए कि भाई L में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो L में देखो P के कितने हैं, 3, S का 1, तो टोटल कितने हो गए, 4। या आप सिर्फ ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का हाफ कर दो, आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात। जैसे मैं कहूं कि भाई N में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो N में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 32, तो इसका हाफ मींस कितने हो जाएंगे, 16, तो N में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 16, ठीक है। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। आगे हम देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल में जो S की शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। शेप ऑफ S इज स्फेरिकल, स्फेरिकल मींस यूं गोल, ठीक है। P की जो शेप है, शेप ऑफ P इज डम्बेल शेप है। डम्बेल शेप, ये डमरू, डुगडुगी, ठीक है। दिस इज अ शेप फॉर P। अब P में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो एक होगा यूं Px, दूसरा होगा Py, तीसरा होगा Pz, तो ये हो गया Px, ये हो गया Py, ये हो गया Pz, x y z। D की शेप कौन सी होती है, D की शेप होती है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, डबल डम्बेल का मतलब ये है डम्बेल, डबल डम्बेल माना ऐसे 2 होंगे, ये है डबल डम्बेल। अब D में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, तो ऐसे D में आप कितने बनाओगे, 5, वो फिर आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन है। और F की शेप कौन सी है, कॉम्प्लिकेटेड अप टू आवर लेवल, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहां पे ये जो मैंने रीजन्स बनाए हैं ये वाले, इन रीजन्स को कहा जाता है लोब। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज, यहां मैं बना देता हूं,
ठीक है, इन्हें कहा जाता है लोब्स, ठीक है। और जहां पे ये लोब मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है नोड, ठीक है। और ये प्लेन कहलाता है नोडल प्लेन। और नोड उस जगह को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या हों, बिल्कुल जीरो, ठीक है। नोड जहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, तो उस रीजन को कहा जाएगा नोड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। तो इसके फिर हम एमसीक्यूज करते हैं। हाँ जी, तो हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज मैंने लिख लिए हैं, राउंड अबाउट 15-20 के करीब, ठीक है। तो हम करते हैं वन बाय वन, ठीक है। यहाँ ये जो एमसीक्यूज हैं मैंने आपको बताता रहता हूँ कि हमारे टेक्स्ट बुक से भी होते हैं, OA लेवल से भी, पंजाब से भी, ठीक है, और MD कीट या ईटा से, वहाँ से भी, तो मिक्स्ड होते हैं क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय, अभी ये फार्मूला सिंपल था, क्या था, 2n², ठीक है। डैश इज द डेजिग्नेशन ऑफ फोर्थ शेल, चौथे शेल की डेजिग्नेशन क्या है, तो आपको पता है पहला K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा KLMN, तो चौथा हो गया N, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O कौन सा शेल है भाई, O है KLMNO, O है पांचवा, तो पांचवें में 2n² से क्या आएगा, 2 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखो, द ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इंक्रीजिंग आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिक्रीजिंग आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, या नन ऑफ दीज। ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एसोसिएट करते हैं अपने से, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, तो मैंने कहा था ना कि ये क्या हैं, शेल्स हैं, और इन शेल्स का नाम क्या है, एनर्जी लेवल। क्यों, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है, डेफिनेट एनर्जी, एवरी शेल हैज इट्स ओन डेफिनेट एनर्जी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटवर्ड जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हमने पढ़ा था बोर्स की कैलकुलेशन में भी। तो इसका क्या होगा, इंक्रीजिंग आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ऑप्शन बी कर लिया नोट। अगला देखो, द शेल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, शेल्स को किस में डिवाइड किया है हमने, सब शेल्स में, ठीक है। द S स्टैंड फॉर, S क्या है, शार्प, बच्चे काफी ये D भी कर देंगे क्योंकि स्फेरिकल भी है S, लेकिन S किस वजह से है, ठीक है। याद रखें, एंट्री टेस्ट इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इज अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, चीजों को समझना है, ठीक है, चीजों को समझ के ही हल करना है। द P स्टैंड फॉर, P किसका है, प्रिंस है, प्रिंसिपल है, प्योर है, या नन ऑफ दीज। तो P आपको पता है किसके लिए स्टैंड करता है, प्रिंसिपल के लिए। द नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, कितने सब शेल्स होंगे, मैंने आपको बताया था जितने शेल्स होंगे उतने सब शेल्स होंगे, तो इज इक्वल टू n, ठीक है। इन M शेल फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट, M में क्या एग्जिस्ट हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, ऑल। तो M देखो कौन सा है, K L M, तो तीसरा शेल है, तो तीसरे शेल में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, तो मीन्स ऑल कैन एग्जिस्ट, हो गया। The letters S, P, D and F are taken from the spectra of, ये जुमला as it is मैंने लिखवाया था और ये आया हुआ पास्ट पेपर्स में, तो it is taken from the spectra of alkali metals, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है? 2p यस, 3p यस, 3d यस, तो क्या है? सारे पॉसिबल हैं, तो ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है? 1s होता है, 2p होता है, क्या 2d होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे शेल में 2 ही सब शेल आते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखें, द रीजन वेयर द चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के चांसेस मैक्सिमम होंगे उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ऑर्बिटल। याद रहे, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ये तीनों एक ही नाम है, मैंने हेडिंग लिखवाई थी इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो p में कितने आते हैं? 6, लेकिन वो p सब शेल में, ऑर्बिटल में कितने आते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, ये 2018 में आया हुआ है आई थिंक, MCAT के पेपर में, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो d में 10 आते हैं, d ऑर्बिटल में 10 नहीं आते। याद रहे, किसी के साथ भी अगर लफ्ज ऑर्बिटल आ जाए आगे, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन उसमें 2 ही आएंगे, और उन दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट, एक की क्लॉकवाइज, दूसरे की काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल शेल, एल शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो शेल, एल कौन सा शेल है? तो एल है तीसरा, के एल नहीं, एल है दूसरा। तो दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, तो 8 का हाफ कर लें, के एल, तो 8 का हाफ कर लें, तो 8 का हाफ कितना आ जाएगा? 4, तो 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। या स्क्वायर कर लो, तो वहां से भी आपको ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे, जो शेल नंबर हो उसका स्क्वायर करोगे तो भी ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एफ, एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सब शेल, एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ठीक है, तो एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 14। यहीं पे अगर सवाल में कर देता एफ ऑर्बिटल, तो 2 आ जाते। ऑर्बिटल किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे। डैश ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी? तो वो कौन से हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। लास्ट, द पॉइंट्स वेयर 2 लोब्स मीट ईच अदर इज नोन एज, ये जो लोब्स हैं, ये पी के ये लोब्स हैं, या डी में पियर शेप्ड, ठीक है। तो इन लोब्स जहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोडल प्लेन। और इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक को प्लस में लिखा जाता है, दूसरे को माइनस में। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नोटेशन, दे हैव नथिंग टू डू विद द नेचर के ये प्लस है तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये माइनस है तो यहां इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक नोटेशन है। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये 2 ये जो लोब्स मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है नोडल प्लेन। और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के चांसेस क्या होते हैं? 0, ठीक है। तो आई होप आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। काफी सारे एमसीक्यूज भी हमने हल किए, तो घबराना नहीं है, ये इमरान खान वाला नहीं है, ये मेरा अपना है, ठीक है। घबराना नहीं है, चीजों को समझना है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ते जाना है, तो nobody can stop you from becoming a doctor. Okay, thank you. Allah Hafiz.